अगर डॉक्टर अनुज अगर डॉक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? तो प्रोबेबली मैं पायलट बनता। तो स्कूल में तो मैं मोस्टली बैक बेंचर ही रहा। नीट मैंने 12th के बाद दिया था एंड उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 885 था। एकदम फोकस्ड रहो एंड जस्ट पियर्स द फिश आई, जैसे अर्जुन ने किया था उसी टाइप से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम मानकर और आप देख रहे हैं विथ मेडिकोस। विथ मेडिकोस सिर्फ एक चैनल नहीं तो एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप मेडिकोस के नज़रों से हेल्थ, करियर और एक आम आदमी के लाइफ की हर छोटी मोटी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टरी दुनिया को करीब से जानना है तो आप सही प्लेटफॉर्म पर है। तो आज अपने पहले एपिसोड में हमारे साथ ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने वाइट कोट की जिम्मेदारी अपने कैमरे के क्रिएटिव लेंस के साथ बखूबी निभाया है। तो ऐसे डॉक्टर है जो दवा के साथ साथ प्रेरणा भी देते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुज पछेल की। डॉक्टर अनुज पछेल जो कि एक तरफ अपना डॉक्टरी पारिवारिक पेशा संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ यूट्यूब पे 16.6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर के साथ लाखों युवाओं के गाइड बन चुके हैं। डॉक्टर अनुज के बारे में हमें एक बात जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है उनके जड़ों से जुड़ाव। डॉक्टर अनुज पछेल ने न सिर्फ अपने ग्रेजुएशन जीएमसी नागपुर से कंप्लीट किया है बल्कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन जनरल मेडिसिन अपने यहाँ से कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुज पछेल का। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो शुरुआती बातचीत अपन स्टार्ट करते हैं आपके शुरुआती सपने से। तो क्या था आपका शुरुआती सपना? मेरा शुरुआती सपना तो डॉक्टर बनने का ही था। घर पे इतने सारे डॉक्टर्स होने के कारण मैं भी बचपन से थोड़ा इन्फ्लुएंस था उस फील्ड के बारे में। तो स्टार्टिंग मुझे हमेशा से डॉक्टर ही बनना था, तो इसलिए आई वांटेड टू परस्यू दैट। सही बात है। फिलहाल ही एक रील डाली थी आपने, उसमें हमने देखा था कि एक छोटा सा अनुज पछेल है और बाद में एकदम से ही डॉक्टर बन गया। ये बात बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। तो अगर डॉक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? तो प्रोबेबली मैं पायलट बनता। तो अपने को बचपन में नहीं रहता क्या, ऐसे प्लेन देख के बहुत अच्छा लगता, बहुत प्लेन से फैसिनेशन रहता है हर एक बच्चे को, मुझे भी था। तो एक पॉइंट पे मुझे पायलट बनने की भी इच्छा थी, पर सरकमस्टेंसेस के कारण मैं डॉक्टर बन गया हूँ। ये सब तो ठीक है। हाँ। लेकिन पछेल हॉस्पिटल की लेगेसी का क्या होता? तो जो भी है खैर ठीक है, बहुत अच्छा है। पैशन भी है और लेगेसी भी है। तो अब बात करते हैं आपकी शुरुआती पढ़ाई के बारे में। तो आपकी शुरुआती पढ़ाई कैसी थी? क्या स्टार्टिंग से ही आप टॉपर से या मिडिल क्लास या बैक बेंचर थे? मतलब स्कूल में बोल रहा हूँ। स्कूल में। ओके। तो स्कूल में तो मैं मोस्टली बैक बेंचर ही रहा। मोस्ट द रीजन भी मेरी हाइट ज़्यादा थी, तो मुझे हमेशा लास्ट बेंच पे शिफ्ट कर दिया जाता था। लास्ट बेंच पे रह के भी पढ़ाई कर लेता था, मैं थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता था। पर पूरी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ तो मैंने फुल बैक बेंचर जैसी ही जी है। मैं कभी अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं करता था। हिंदी की तो मैंने आज तक नोटबुक बनाई भी नहीं। और बहुत बार मैंने क्लासेस बंक किए हैं। So I was nowhere near to be an ideal student, पर I always tried to study as much as I can. जितना पढ़ाई कर सकता था उतना करता था। Did not strive to be anything, but मुझे ऐसा था कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बिकॉज उससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता था। So I was a बैक बेंचर। मेरे बॉयज़ का गैंग था, पूरे दिन भर मस्ती करना होता था। एक पॉइंट में हम सातों लोग को अलग अलग जगह पे बैठा दिया था क्योंकि इतनी चेंगड़ हो रही थी क्लास में। बट उसके बाद वो एक पीरियड खत्म होने के बाद फिर से हम साथ में बैठ गए थे। तो बैक बेंचर ही रहा मैं, और स्टिल आई फोकस्ड ऑन स्टडीज। इनफैक्ट मेरे जितने भी सारे ग्रुप के दोस्त हैं, दे आर ऑल डूइंग रियली वेल इन देयर करियर्स एट दिस पॉइंट। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं स्कूल लाइफ भी एंजॉय किया, मस्ती भी किया ना। वो कीड़ा जैसे नहीं था, पढ़ाई का कीड़ा कुछ नहीं था। चलो फिर हमें और एक मिल गई बैक बेंचर की एक स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। तो जो आपने आगे चल के एग्जाम एंट्रेंस दी, तो उसमें क्या रैंक थी, बता सकते हैं आप? श्योर। तो नीट मैंने 12th के बाद दिया था एंड उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 885 था। 885 ऑल ओवर इंडिया। सो मतलब उसके कारण मुझे ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस मिल रहे थे इंडिया के। सो या 885 रैंक था। नीट एंट्रेंस एग्जाम मतलब आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा, इतनी अच्छी रैंक आई तो? नहीं ब्रो, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था।
हाँ। तो जैसे ही 12th का एग्जाम होता है अगले 2 महीने में नीट का एग्जाम होता है। फ्रेशर। हाँ, फ्रेशर। फ्रेशर बहुत बढ़िया। तो कभी आपने सोचा था कि जीएमसी नागपुर जैसे हम्म। आपका हम्म। होम टाउन है हम्म। तो जीएमसी नागपुर ही मिलेगा करके? हाँ, मेरा टारगेट एक्चुअली डे वन से ऐसा ही था कि घर के पास का कॉलेज लेना है, क्योंकि दिस इज़ अ ग्रेट सिटी टू लिव इन, नागपुर, एंड यहाँ का कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। सो जीएमसी नागपुर ही प्रेफरेंस था मेरा स्टार्टिंग से, एंड आई ऑलवेज ट्राइव फॉर दैट ओनली। कभी मेरा ऐसे नहीं था कि हमको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, इवन दो आई हैड द चॉइस, बट आई चोज माई जीएमसी नागपुर ओवर एनी अदर कॉलेज। जीएमसी नागपुर लोगों की ड्रीम सिटी होती है, ड्रीम कॉलेज होता है। तो आपको जीएमसी नागपुर की ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो सबसे अच्छी लगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं आया तभी भी और अभी भी द कैंपस इज़ रियली गुड। कैंपस का एरिया बहुत बड़ा है एंड इट फील्स लाइक अ कॉलेज। मतलब ऐसे लगता है कि तुम एक कॉलेज में हो। कई बार कॉलेजेस छोटे होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज कभी कई बार छोटे होते हैं, ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं होता रहता वहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। एज यू कैन सी हम लोग एक मस्त से गार्डन में बैठे हुए हैं इन द मिडल ऑफ। रंगमंच। हाँ, रंगमंच पे रंगमंच। बैठे हुए हैं हम। प्लस आई थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हियर इज आल्सो रियली गुड। पढ़ाई भी अच्छे से होती है। जो लोग सीरियस होते हैं उनका कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से नीट पीजी भी सिलेक्ट हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेशेंट लोड। यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत अच्छा है। तो इवन ड्यूरिंग एमबीबीएस टाइम्स हमने कुछ कुछ ऐसे केसेस देखे जो बाकी कॉलेजेस में सुनने और देखने भी नहीं मिलते। एंड एज एन एमडी स्टूडेंट अभी भी मुझे वही लगता है कि केस लोड बहुत ही अच्छा है यहाँ का। सो फ्यू ऑफ दीज फैक्टर्स, उसके कारण मैंने जीएमसी नागपुर चूज़ किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। स्पेशली आई वुड से कि जो ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर था उसमें अटेंडेंस उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके कारण हम लोग थोड़ी बहुत बंक भी कर पाते क्लासेस और कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर पाते थे वाइल स्टिल मेंटेनिंग गुड ग्रेड्स इन आवर स्टडीज। ठीक है। तो ग्रेजुएशन का आपने यहाँ पे 5 साल गुजारे इसी कैंपस में। हाँ। इसी कैंपस की ऐसी कौन सी चीज है कि जो आज भी आपके दिल के उतने ही करीब है और आज भी जब भी आप क्लिनिकल साइड में ड्यूटी करते हैं तो आप उसको सबसे ज्यादा मिस करते हो? हाँ यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो हमारे कॉलेज बिल्डिंग के जस्ट पीछे में एनाटॉमी पार्किंग करके एक जगह है। तो पहले वो जगह तो बहुत सुंदर थी, अभी रिकंस्ट्रक्शन होके कुछ और ही हो गया। पर एनाटॉमी पार्किंग ऐसी जगह थी जहाँ पे हम सब फ्रेंड्स मिलके बैठते थे आफ्टर द क्लिनिकल पोस्टिंग्स। तो हमारी पोस्टिंग करीब करीब 1-2 बजे ख़त्म हो जाती थी। फिर 2 बजे से 5 बजे के बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैं हम लोग उधर ही बैठते थे और वो हमारी सेकेंड पोस्टिंग होती थी। तो सेकंड पोस्टिंग में बस बैठ के टाइम पास करना, और हमारी 5-6 लोगों की गाड़ियाँ, उस गाड़ी में बैठ जाओ, उस वहाँ पे स्कूटी रखिए, उसके ऊपर बैठ के बातें करो और दिन भर टाइम पास करो। फिर वहाँ से तुम गाड़ी निकाल के कहीं खाने चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारी खाने की जगह है। फिर वापस एनाट पार्किंग में आओ। तो बेसिकली वो एक बहुत ही बढ़िया हैंग आउट स्पॉट था। वहाँ पे हमने कितने गेम्स खेले हैं, कितने बार बातें की है, कितने बार हंसे हैं, कई बार रोए भी है एग्जाम खराब जाने के बाद। तो आई थिंक वो एनाटॉमी पार्किंग का जो एरिया है और वो जो फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ समय है वो बहुत बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट के। और अभी भी जब मैं उस एरिया के पास से जाता हूँ तो मुझे मेरे यूजी डेज की बहुत याद आती है, जब मैं उस फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता, जब कुछ प्रेशर नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, एंड लाइफ वॉज वेरी ईजी, वेरी चिल। सो आई थिंक एनाटॉमी पार्किंग इज द क्लोजेस्ट थिंग इन दिस कैंपस एट दिस पॉइंट। जीएमसी नागपुर के माहौल से आप परिचित तो हुई, हम्म। तो इस माहौल का, इस कैंपस का आपको क्लिनिकल साइड में कुछ बेनिफिट हुआ है क्या अभी? तो अभी तो ऑफ कोर्स बहुत हुआ है, क्योंकि मेरा पीजीपी यहीं से शुरू है। पर ड्यूरिंग माय यूजी टाइम स्पेशली जैसा होता है ना कि तुम जितने अच्छे और जितने वेराइटी ऑफ केसेस देखते हो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, तुमको उतना समझता है कि तुमको वो ब्रांच पसंद है कि नहीं। जैसे तुम अगर ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन करो और तुम सारे टाइप के केसेस देख लो ऑर्थो में अपनी 1 महीने की पोस्टिंग में, तो तुम्हें समझ जाएगा तुम्हें ऑर्थो सही में पसंद है कि नहीं है। तुम अगर मेडिसिन करो तो तुम्हें समझ जाएगा है कि नहीं। बहुत जगह ऐसे होता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर उतना नहीं होता, उसके कारण तुम्हें क्लियर कट आइडिया ही नहीं आता है कि इस सब्जेक्ट में एक्चुअली पीजी में कैसा लगता है या इस सब्जेक्ट में आगे लाइफ कैसी है। तो यहाँ पे वो बात नहीं है। वहाँ यहाँ पे यू कैन विजिट एनी डिपार्टमेंट और तुम अच्छे से देख सकते हो कि हर एक चीज़ क्या हो रही है। तो वो एक बेनिफिट मिला कि आई अंडरस्टूड कि मेरा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी, तो सर्जरी में अपने कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी भी होता है, बहुत एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होता है, गैस्ट्रिक बाईपास होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो जब मैं एज एन इंटर्न, एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, इवन एज अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जब मैं ओटी में जाता था और वो सब चीज़ें देखता था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था वो देख के।
बट एट द सेम टाइम मुझे लाइफ भी दिखती थी रेसिडेंट्स की कि कितनी डिफिकल्ट होती है। जब मैं मेडिसिन पोस्टिंग ज्वाइन किया तभी भी जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ केसेस देखते थे हम, मतलब सीएनएस में जो केसेस देखने नहीं मिलते हैं, जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस देख लिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस देख लिया, या पार्किंसंस डिसीज देख लिया, तो ये सब चीज़ें उतनी कॉमनली नहीं मिलती है मोस्ट कॉलेजेस में। तो वो सब हमने 14 दिन की पोस्टिंग में ही देख लिया, तो उससे हमको समझा कि वाह ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है। तो तुम्हारा कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है डिसाइड करने में कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा और तुम्हें पीजी किस में करना है, और एक आइडिया आती है तुम्हें। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स। जैसे आपने बताया कि पीजी भी आप इसी कॉलेज में कर रहे हैं, तो पीजी एंट्रेंस भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था? हाँ। क्या बता सकते हैं आपकी उसमें क्या रैंक थी? तो नीट पीजी में मेरा 1307 रैंक था मेरा, 1307। हाँ, तो उतना रैंक पे मैंने जीएमसी लिया था। बहुत बढ़िया। कभी सोचा था क्या ग्रेजुएशन भी इसी कॉलेज है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसी कॉलेज? तो सोचा तो मैंने नहीं था, पर वही हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लाइक आई सेड इन यूजी आल्सो दिस वाज माय फर्स्ट चॉइस, एंड पीजी आल्सो दिस वाज माय फर्स्ट चॉइस। तो दैट्स व्हाई आई एम रियली हैप्पी विद वेयर आई एम राइट नाउ। चाहे तो ऐसे लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से ही ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रेजुएशन भी जीएमसी नागपुर से, ड्रीम सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यही से। ये ऐसा तो मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानी होती है। मैं बस एक ही सिटी में यूजी पीजी दोनों कर रहा हूँ, बिकॉज इट वाज अ सिटी ऑफ माय चॉइस। बहुत बार ऐसा होता है किसी का यूजी में अलग चॉइस होता है, पीजी में अलग चॉइस होता है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अगर तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, तो तुम्हें लाइफ के कुछ सालों का जो ब्रेक लेते हैं, ड्रॉप लेते हैं, वो बच जाते हैं, एंड यू कैन यूज दैट ईयर्स एल्सवेयर। तुम्हारा पीजी 1-2 साल जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शादी पोटेंशियली जल्दी हो जाएगी अगर तुम जल्दी कमाने लग जाओ तो मतलब वही है कि तुम अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, स्पेशली एज अ स्टूडेंट। नीट एंट्रेंस एग्जाम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो आप जो भी नीट एंट्रेंस एग्जाम के पीजी के एस्पिरेंट स्टूडेंट है, उनको ऐसे कुछ सलाह देने चाहते हो क्या कि ये किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? और मोस्ट ऑफ दी चीज जो होती है कि एक बार में जब अटेम्प्ट किया तो सक्सेस नहीं मिला, तो जो कंसिस्टेंसी है वो टूट जाती है, जो माइंड सेटअप है कि वह डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, तो खुद को मेंटली स्टेबल नहीं कर पाते। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, और किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ओके, तो मैं तो बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो अपना इंटर्नशिप अटेम्प्ट है, अगर तुम इंटर्नशिप में हो तो तुम दिल लगा के पढ़ाई करो। यानी तुम्हें जितना भी समय मिल रहा है पोस्टिंग के बाहर, तुम उसको पढ़ाई में लगा दो। आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तुम्हें 12 घंटे की शिफ्ट के बाद पढ़ाई करने को ही बोलेगा तो तुम्हारी बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगी, पर उसमें भी अगर तुमने 1-2 घंटा निकाल के पढ़ाई कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, बिकॉज वो 1-2 घंटा करके बहुत एडअप होता है। जो तुम्हारी लाइट पोस्टिंग लगेगी इंटर्नशिप में, उसमें दिल लगा के पढ़ो, उसमें तो दिन के 10 घंटे पढ़ो। 6-7 घंटे की पोस्टिंग होती है लाइट पोस्टिंग, ओपीडी करके तुम घर आ जाते हो, उस समय यू कैन स्टडी अ लॉट। और जब तुम्हारे वेकेशन टाइम आएगा इंटर्नशिप में, जैसे तुम्हारा रूरल पोस्टिंग रहेगा विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेकेशन, तुमको 2 महीने में 15 दिन जाना है, उस समय यू कैन रियली रियली फोकस एंड स्टडी अ लॉट। तो आई थिंक कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इज दैट यू स्टडी अ लॉट ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, ताकि तुम्हारा इंटर्नशिप अटेम्प्ट में नीट पीजी निकल जाए। एंड इंटर्नशिप अटेम्प्ट में नीट पीजी निकालते समय क्या होता है कि यू डोंट हैव अ प्रेशर, अगर मैं फेल हो गया तो क्या। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा इंटर्नशिप अटेम्प्ट था, तुम अगर फेल हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है। बट एक ड्रॉपर के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि मैं अगर सक्सेसफुल इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं 1 साल और रिपीट कर पाऊंगा क्या। तो इसलिए तुम अपना बेस्ट अटेम्प्ट इंटर्नशिप में दो और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करो। दूसरी चीज़, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तुम एक मतलब कैसा होता है ना, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में मतलब एक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए कि अब मैं 1 साल के लिए जो कुछ भी हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, अगर मुझे कोई चीज़ क्रैक करनी है तो मैं वो करके ही रहूँगा। अगर तुम्हारा ऐसे दृढ़ निश्चय बन गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हवस, तो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर तुम थोड़े से मेंटली वीक हो और तुमको लगता है अरे नहीं अभी तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और ये थॉट्स तुम्हारे मन में आते हैं, तो तुम उसे निकालो बाहर एंड तुम एक जैसे तपस्या जैसे बैठ जाओ कि अब टाइम बदले, टेम्परेचर बदले, भूख लगे, प्यास लगे, ठंड लगे, गर्मी लगे, तुम्हें काम किया हो नहीं किया हो, छुट्टी हो नहीं हो, मुझे आज पढ़ाई करनी है तो करनी है, तो मैं करके ही रहूँगा। व्हेन यू हैव योर माइंड सेट लाइक दिस, तो फिर तुमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एकदम फोकस्ड रहो एंड जस्ट पियर्स द फिश आई, जैसे अर्जुन ने किया था उसी टाइप से। मोर ओवर आई फील लाइक अगर तुम्हें कोई स्टडी पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ तुम अपनी जर्नी और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, तुम मिलके अगर पढ़ाई कर सकते हो,
तो दैट्स ऑलवेज एन एडिशनल पुश। तो तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड्स हो गए, कोई तुम्हारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गया अगर जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन टोटली स्टडी विद देम। उससे तुम्हारा फोकस ज़्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि तुम एक में एक को मोटिवेट कर पाओगे। अकेले पढ़ना थोड़ा डिफिकल्टी होता है वैसे भी। तो हाँ, ये मेरा टिप रहेगा। एंड अदरवाइज यू कैन चेक आउट माई चैनल फॉर मोर टिप्स लाइक दिस वन। बहुत बढ़िया। नियर अबाउट 1 साल से आप पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल मेडिसिन में कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते समय आपको अभी कैसा ऐसा मोमेंट आया क्या कि नहीं आज मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होके ऐसा खुद पे ही गर्व महसूस किया कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ तो बेस्ट है? ऐसा कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में खड़ा है क्या कि जिस पर आप फील कर सकते हैं कि नहीं आज मैं डॉक्टर हूँ तो बेस्ट है? हाँ, तो ऐसे तो एक फर्स्ट ईयर पीजी के लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब एक इमरजेंसी होती है एंड उनको अकेले हैंडल करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है कि रात में कोई पेशेंट की तबीयत खराब है एंड तुम्हें रात में जाग जाग के उसकी देखभाल करनी होगी। बहुत बार ऐसे होगा कि कैजुअलिटी में एक ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें सिर्फ तुमको भागना दौड़ना पड़े, ठीक है। ऑफ कोर्स तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें हर समय रहते हैं हेल्प करने के लिए, बट अगर तुम ही एक फर्स्ट लाइन पे फेस कर रहे हो कोई चीज़, सो उस समय तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ आई थिंक 3-4 महीने पहले हुआ था। एक पेशेंट था हमारे पास स्नेक बाइट का, तो उसको अच्छा खासा लोअर लिम्ब में सेल्यूलाइटिस वगैरह डेवलप हो गया था ड्यू टू द स्नेक बाइट। वो स्नेक बाइट के बाद हम एक एंटी स्नेक वेनम करके इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं। तो उससे जब एंटी स्नेक वेनम शुरू किया, तो एंटी स्नेक वेनम ना एक काफ़ी ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आते हैं। एंड जस्ट 5-6 मिनट हुए और उसको एएसवी का रिएक्शन आ गया। उस समय उसकी चेस्ट साइलेंट हो गई थी, ही हैड बीपी जो उसका थोड़ा सा फॉल हो गया था, टैकिपनिया डेवलप हो गया था, O2 रिक्वायरमेंट आ गई थी। बेसिकली पेशेंट को सिवियर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हुआ था। तो रात में कुछ 1 वगैरह बजे थे, पेशेंट आया था, कैजुअलिटी से उसे शुरू किया था। उस समय आई थिंक सब लोग इतने बिजी थे, बट आई वॉज द वन हु वॉज प्रेजेंट इन द वार्ड। हमारे वार्ड का पेशेंट था। तो रात में जाग के उसको इंश्योर करना कि नेबुलाइजेशन मिले, उसको हाइड्रोकॉट और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस रहे वो मिले, प्लस उसको O2 सपोर्ट मिले, जो जितना भी एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को मैनेज करने का प्रोटोकॉल होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो मैंने और मेरे क्या बोलते वंडरफुल नर्सिंग स्टाफ ने हम लोगों ने मिलके किया था। तो वो पेशेंट एक्चुअली सुबह तक के ही वॉज परफेक्टली फाइन। उसको एएसवी भी मिल गया था, एएसवी हमने डाइल्यूट करके दिया था उससे फिर उसके बाद, पर इन दी एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन। तो वो एक पॉइंट है, यानी जस्ट वन ऑफ द मेनी स्टोरीज कि जिसमें आई फेल्ट रियली रियली नाइस कि आई हैड सेव्ड द लाइफ। बहुत बार ऐसे होता है, मतलब कैजुअलिटी में अगर कोई पेशेंट आ गया बहुत बैड है तो मैं उसको तुरंत इंट्यूबेट करना है। तो कैजुअलिटी में व्हेन आई इंट्यूबेट इट फील्स रियली गुड कि एकदम अच्छे से पेशेंट इंट्यूबेट होकर गोस टू द आईसीयू, वहाँ पे वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है, भले आगे कुछ भी प्रोग्नोसिस हो, बट फॉर द टाइम बिंग यू हैव सेव्ड हिज लाइफ। बहुत बार ऐसे होता है कैजुअलिटी में। एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट आया था, उसका ब्लड ग्लूकोज शायद 17 या 18 था, अल्कोहलिक पेशेंट था, कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड था, कोई भी वेन्स उसके शरीर की विजिबल नहीं थी, और वेन्स भी विजिबल नहीं है, तुमको इंट्रावेनस डेक्सट्रोज भी देना है, दैट इज ग्लूकोज, तो तुम कैसे दोगे? सो कोई वेन नहीं मिलती ऐसे समय। तो फिर उस समय इमरजेंसी में मैंने उसके एक्स्ट्रा जुगुलर वेन में इंट्राकैथ प्लेस की थी, और उससे हमने फिर उसको D25 दिया था। वो 2-3 D25 के बाद ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड में, ऑल ओवर, जिसमें व्हेन यू फील रियली हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस, एंड दैट ओनली हैपेंस इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड अबाउट द सब्जेक्ट। अभी 3-4 महीने से आप जनरल मेडिसिन मेल मेडिसिन में काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी वहाँ पे CLD मतलब क्रोनिक लिवर डिसीज या अल्कोहल विड्रॉल या OP पॉइजन के पेशेंट आते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करते हो और कैसे काउंसलिंग करते हैं कि फिर से आप वो पेशेंट ना आए? क्योंकि जो भी पेशेंट आते हैं वो कम एज के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नया नया मैरिज होता है, तो कैसे काउंसलिंग करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर से उन्होंने वो नशा नहीं करना चाहिए, फिर से आपके पास पेशेंट नहीं आना चाहिए, तो कैसे काउंसलिंग करते हैं आप? तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सैड टू सी कि जब अगर कोई क्रॉनिक लिवर डिसीज का पेशेंट जो लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेराइसिस, हेपेटिक एनकेफ, ऐसे सब प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट होता है विथ हार्डली ऑफ एज 32, 33, 34, कभी 37, उस एज में यानी लिवर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और अगर लिवर सिरोसिस तुम्हारा डायग्नोसिस होता है तो उसके बाद यू हार्डली हैव 4 to 5 years टू लिव अगर यू डोंट गो लिवर ट्रांसप्लांट। अ लॉट ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। तो बहुत ही सैड लगता है पहली बात कि यार क्या ऐसा। एक तो आई रिमेंबर एक 24 ईयर का लड़का था जिसको लिवर सिरोसिस हो गया था बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो जो दारू ये लोग पीते हैं, एक तो वो अच्छी सोर्स से नहीं होती, बहुत बार उसमें कंटामिनेंट्स रहते हैं जिसके कारण और एक्सेलरेटेड लिवर इंजरी होती है। हेवी मेटल्स मिलाए जाते हैं, एथेनॉल के साथ मेथेनॉल भी मतलब मिक्स करके दिया जाता है अल्कोहल में।
तो इट्स रियली बैड। काउंसलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेशेंट ऐसा हो जो एक्चुअली ठीक हो सकता है, थोड़ा सा रिकवर हो सकता है, तो पहले तो उसे ट्रीट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वंस ही इज थोड़ा बहुत भी ट्रीट हो गया तो उससे मैं डेली काउंसिल करता हूँ हर एक राउंड पे मेरे, कि स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, दारू बंद करो, नशे बंद करो, जो भी है वो बंद कर दो। और जब पेशेंट थोड़ा सा बेटर हो जाता है, आई ऑलवेज रेफर देम टू द साइकेट्री ओपीडी कि तुम डी एडिक्शन सेंटर में खुद को ज्वाइन कर लो। थर्डली, मैं हमेशा उनको दूसरे पेशेंट दिखाता हूँ वार्ड के कि देखो भाई ये तुम्हारा हाल होगा अगर तुम कंटिन्यूसली और पियोगे तो। बहुत बार ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमारे पास कई सारे सीएलडी पेशेंट्स आते हैं जो इतने बैड होते हैं कि वो मतलब मोस्टली दे आर गोइंग टू डाई इन द वार्ड, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आई शो देम कि देखो ऐसे पेशेंट्स हो जाते हो तुम अगर कंटिन्यूसली तुम ड्रिंक करो तो। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल ऑन देयर लाइफ की मतलब जब वो खुद से देखते हैं कि कितनी बुरी हालत, नाक में नली डली हुई है, पेशाब की नली डली हुई है, तुमको होश नहीं है, तुम बेहोश पड़े हो, तुमको झटके आ जाते हैं बीच बीच में, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम है, O2 सपोर्ट पे लगा हुआ है, वो सब देख के उनको इमेज बन जाती है कि ये होता है दारू पीने से। और वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आई होप वो नहीं पीते हो। जो क्रॉनिक अल्कोहलिक लोग हैं वो तो मुश्किल ही रहता है उनका छोड़ना, तुम उनको कुछ भी दिखा दो। पर स्पेशली जो यंग जनरेशन है, अगर वो ये देख के अगर एक भी इंसान छोड़ देता है तो आई फील दैट इट इज़ माई सक्सेस। तो ये है। और कंजम्पशन वाले जो पेशेंट्स आते हैं, कुछ पॉइजन कंज्यूम करके आते हैं जो, तो उसमें काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें फाइंड आउट करना कि उन्होंने क्यों ऐसा स्टेप लिया और उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई बार साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, कई बार मैरिटल इश्यूज होते हैं जिसके कारण एक पेशेंट ऐसा स्टेप उठाता है। तो फाइंडिंग द रूट कॉज इज मोर इम्पॉर्टेंट। इट फील्स रियली सैड। कई बार मतलब एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने हार्डली 22 या 23 ईयर ओल्ड पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट भरा है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिसीज। रात में 2-3 बजे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो, और वो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, नहीं तुम लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग, अगर तुम अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो प्लीज़ मॉडरेट इट। तुम ज़्यादा मत पियो, अगर तुम्हें ओकेजनली पीना है इट्स ओके, बट डेली ड्रिंकिंग इज नेवर गुड ऑप्शन। 24/7 आपकी जूनियर रेसिडेंट में ड्यूटी कंटिन्यू रहती है। सीनियर का प्रेशर वर्कलोड, और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट प्रायोरिटी। तो इस दौरान आप फिजिकल, मेंटल और सोशल जो हेल्थ है आपकी, उस पर निग्लेक्ट करते हो क्या, या करना पड़ता है क्या? बहुत बार होता है ऐसा। मतलब ब्रदर तो मेरे ही वार्ड का है, ब्रदर मैं ब्रदर के वार्ड का हूँ। ही इज बीन वर्किंग इन द वार्ड मोर देन आई हैव। मैं लाइक ही, उनको पता है 24 घंटे हमें वार्ड में ही रहना होता है। तो मतलब ये सीन में फॉर द लास्ट 4 months मैं भी 24 घंटे वार्ड में बैठे रहता हूँ। तो उसमें वही रहता है कि ऑफकोर्स लाइक ही सेज कि पेशेंट्स अगर तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर 1 है तो तुम्हें बाकी सारी प्रायोरिटी सेकेंडरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे मेरे फ्रेंड के साथ रात में कुछ खाने पीने जाना है, बाहर डिनर करने जाना है, या डिनर हमारे लेट नाइट होते हैं 12 बजे 1 बजे रात में, ठीक है। कई बार होता है उस समय तुम्हारे पेशेंट की तबीयत खराब है तो तुम वार्ड नहीं छोड़ सकते। कोई पेशेंट ट्रकेस्टोमाइज पड़ा हुआ है वार्ड में जिसको सक्शन की जरूरत पड़ सकती है किसी भी समय, जिसको नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, जिसको क्रिटिकली बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार पेशेंट्स हार्ट वाले पड़े हुए होते हैं वार्ड में, जैसे कि हार्ट अटैक के एमआई के पेशेंट्स, एंस्टेमाई के पेशेंट्स को चेस्ट पेन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो ऐसे समय तुम वार्ड नहीं छोड़ सकते। अगर तुम छोड़ोगे तो यू आर पुटिंग द पेशेंट्स एट रिस्क। तो इसलिए आई थिंक द ब्यूटी ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन स्पेशली इज दैट कि तुम वार्ड में इतने देर रहते हो ना, तो एक तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज तुम्हारे आंखों के सामने होता है, कैसे एक डिसीज होके पूरी ठीक होने तक तुमको सब पता चलता है कि बीपी कब फॉल होता है, कब ठीक होता है, क्या दवाई से इम्प्रूवमेंट क्या नहीं। और दूसरी चीज ऐसा होता है कि पेशेंट जो है तुम उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो। आई थिंक प्राइवेट में भी इतना बेटर केयर नहीं मिलता पेशेंट को जितना यहाँ पे मिलता है। एक पूरा डेडिकेटेड एमडी कैंडिडेट तुमको 24 घंटे ऑब्जर्व कर रहा है। आई थिंक दैट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ केयर। ऑफ कोर्स तुम्हें सैक्रिफाइस बहुत कुछ करना होता है, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, तुम्हारे बाकी के हॉबीज सैक्रिफाइस हो जाते हैं, बाहर जाना नहीं मिलता है, पर वो सब तुम सिर्फ 1 साल के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। व्हेन यू आर अ लिटिल बिट सीनियर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एसआरशिप, लेक्चरशिप, देन तुम इतने समय वार्ड में नहीं स्पेंड करते हो। यू आर मोर इंक्लाइंड एकेडमिकली बिकॉज उस समय कोई और वार्ड में रुका हुआ है। तो आई थिंक कि एज दिस जर्नी गोज ऑन, तुम्हें वो जो टाइम तुमने सैक्रिफाइस किया वो धीरे धीरे रिटर्न मिलता है, तुम्हें सब धीरे धीरे मिलने लग जाता है टाइम। तो फर्स्ट ईयर एक ऐसा समय होता है जब तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि मैं 1 साल की तपस्या के लिए जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे खुद के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो माइंडसेट से तुम चलो तो वो तुम्हारा अगर सैक्रिफाइस हो भी रहा है सब कुछ तो तुम्हें उतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज यू नो कि अगले साल धीरे धीरे करके वो सब वापस मिल जाएगा मुझे। कुछ दिनों में उसको एडप्ट कर लेते हो, कैसे मैनेज भी कर लेते हो। एग्जैक्टली मतलब एक पॉइंट पे था जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, आई थिंक मेरे वार्ड में 12 या 15 पेशेंट्स रहते थे
फर्स्ट मंथ में, क्योंकि ठंडी का महीना था, मैं फीमेल वार्ड में था, उतने ज़्यादा एडमिशन्स नहीं होते थे, हो भी नहीं रहते, और उसमें ही हमारी पूरी बैंड बच जाती थी। मेरे साथ मेरा कोजेआर था, उसके भी उतने ही कम पेशेंट्स रहते थे, एंड वो दूसरी यूनिट में था, वार्ड सेम था हमारा, तो उसकी भी हार्डली 10 पेशेंट 12 पेशेंट पूरी बैंड बच जाती थी। रात में 3-3 बजे तक हम जागते रहते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे काम करना उसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता। पर जैसे जैसे तुम काम करते हो तुम्हें पूरी तरीके से काम का आइडिया आ जाता है। जैसे फिर आगे चल के जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ते हैं, रेनी सीजन में पीक होता है, एक पॉइंट पे वार्ड में 55 पेशेंट्स भी थे और मैं अकेला था, और उसमें भी मैं 6 घंटे सोया था। तो काम पूरे कंप्लीट होने के बाद तो वैसे ही रहता है कि आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे कैसे फास्ट काम करो। यू लर्न इट एज यू गो ऑन इन रेसिडेंसी। हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर ऐसे टीम वर्क करते हैं, बिल्कुल। तो आपका क्या विजन है नर्सेस के रोल के तरफ? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है शुभम तुमने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन सुन के। आई फील कि एक पूरा इकोसिस्टम है हॉस्पिटल का, और उस इकोसिस्टम में हर एक पर्सन का इक्वल रोल है। जो एक नर्स का रोल है उतना ही इम्पोर्टेंट, एक डॉक्टर का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट, एक स्वीपर का भी रोल है, जो बेड क्या बोलते हैं कि नीचे की गंदगी साफ करे उनका भी उतना ही अच्छा रोल है, जो मेजर अपने गार्ड कर रहे हैं दरवाजे को उनका भी इक्वल इम्पोर्टेंट रोल है। हम सब मिलके काम कर रहे हैं तभी वो हॉस्पिटल फंक्शनल है। अगर एक डॉक्टर पेपर पे सिर्फ ऑर्डर लिख दे और उसे कोई देने वाला ही ना हो तो पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। पेपर में पेन चलाने से पेशेंट ठीक नहीं होता। वो पेशेंट को जब तक वो ड्रग मिलता नहीं, जब तक वो इंजेक्शन मिलता नहीं, वो सलाइन लगती नहीं, तब तक पेशेंट ठीक नहीं होता। तो अगर तुम्हारा नर्सिंग स्टाफ, मतलब जो होता ही है ऑलमोस्ट हर जगह का नर्सिंग स्टाफ हमेशा ही इतना डेडिकेटेड होता है कि दे इंश्योर कि पेशेंट्स को मेडिकेशंस मिल रहे हैं, दे आर मतलब जो भी पेशेंट्स का प्राइमरी केयर होता है वो नर्सेस ही देखते हैं। अगर पेशेंट की तबीयत खराब है तो हम लोग तो इवन दो वी आर प्रेजेंट इन द वार्ड, हम लोग कई बार साइड रूम में बैठे हुए होते हैं या हम लोग सोए हुए रहते हैं, पर ऑलवेज एट द पॉइंट एक तुम्हारे सिस्टर या ब्रदर जाग के वार्ड को ऑब्जर्व करते रहते हैं। नाइट ड्यूटी भी अगर रही तो उसमें भी वो लोग रात में पूरी तरह जागते हैं, जाग के वो खिड़की पे बैठ के देखते रहते हैं कि अगर पेशेंट को थोड़ा भी कुछ तकलीफ हो रहा है तो वो मॉनिटर करेंगे। रात में अगर एक इंसान भी है सिर्फ तो वो अकेला भी रात भर जाग के देखता है और उसमें वो सोता नहीं है। तो कंटिन्यूअस पेशेंट की तरफ मॉनिटरिंग होती है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, टाइम टू टाइम मेडिकेशंस मिलते हैं, इसलिए पेशेंट्स ठीक होते हैं। अगर तुम सिर्फ लिखते रहो कि ये देना है वो देना है तो कुछ नहीं होगा। उतना पेशेंट को मिलना चाहिए एंड द ड्रग शुड गो इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी, दैट्स व्हेन ट्रीटमेंट हैपेंस, एंड विदाउट नर्सिंग स्टाफ इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज द रोल ऑफ द नर्सिंग स्टाफ इज अनडिनाएबल एंड मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एंड मुझे तो सारे मेरे स्टाफ और सिस्टर से बहुत ही अच्छी जमती है। मैं पूरे समय उनके साथ ही बैठा रहता हूँ शाम हो या दोपहर हो, एंड वो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहता है। चाय पीना, साथ में बातें करना, पेशेंट्स के ठीक होते हुए देखना, उसको इम्प्रूव होते हुए देखना, इट्स नेक्स्ट लेवल। फाइनली जब डिस्चार्ज होता है तो हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो द वर्क दैट नर्सेस एंड नर्सिंग पीपल आर डूइंग इज द वर्क ऑफ गॉड। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा कि उनके इंजेक्शन से कोई ठीक हो रहा है, नहीं हो गया तुम्हारा, और क्या। क्या कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें नर्स के क्विक एक्शन या नर्स के कोई सुझाव के वजह से किसी पेशेंट की जान बची है या ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो वैसे ही रहता है, जैसे कभी कभी पेशेंट्स को सीजर्स आते हैं, राइट। तो अभी सपोज कर लो एक पेशेंट है, उसको दिमाग में ब्लीडिंग हुई है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, सीवी हुआ है उसको, उसके बाद उसको सीजर आ रहा है। तो अभी जैसे सपोज कर लो हम कहीं बैठ के नोट्स लिख रहे हैं और कोई सिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि एक सीजर आ रहा है पेशेंट को, एंड तुरंत सिस्टर ने एक एंटीडोट उनको दे दिया, एंड तुरंत जैसे मतलब विद इन 10 सेकेंड्स मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे सीजर आ रहा है और हमने ये दिया है, तो वो 10 सेकेंड्स में भी पेशेंट की जान बच गई एक प्रकार से। तुम ये समझो, वो सीजर आता है तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है और तबीयत खराब हो सकती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट अगर सिस्टर्स तुरंत एक्ट कर ले, देखते बराबर अगर काम हो जाए तो फिर पेशेंट की जान बचती है। तो कितने बार हुआ है कि पेशेंट की तबीयत जैसी थोड़ी सी भी खराब होती है, सिस्टर्स अगर खुद से बेसिक मेडिकेशन जो है वो लगता है वो दे देते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट रिकवरी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे बहुत बार होता है, कैजुअलिटी में होता है स्पेशली, कि सिस्टर लोग देखते हैं कि अरे ये पेशेंट आया है, थोड़ा सा इसकी सांस फूल रही है, इसको O2 लगा दो। हमारे ऑक्सीजन चेक करने के पहले उसको ऑक्सीजन लग जाता है तो पेशेंट को भी रिलीफ मिलता है, इसको नेबुलाइजेशन लगा दो। तो ऐसे बहुत बार होता है कि नर्सिंग स्टाफ डायरेक्टली क्या बोलते हैं पेशेंट केयर में कंट्रीब्यूट कर देता है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके व्हाइट कोट लाइफ के आखिरी क्वेश्चन, डॉक्टर अनुज पटेल, सब जानते हैं डॉक्टर अनुज पटेल को, लेकिन डॉक्टर अनुज पटेल इतना नाम बड़ा होने से पहले आपका स्ट्रगल क्या था इसके पीछे?
तो स्ट्रगल एज सच मैं बोलूँगा तो मैं ऐसे स्ट्रगल्स को देखता नहीं हूँ। स्ट्रगल एकेडमिकली रहता है हमेशा। एक स्टूडेंट के लाइफ में जो सबसे बड़ा स्ट्रगल रहेगा वो रहेगा एग्ज़ाम क्रैक करना, है ना। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के पीछे तुम्हारी जो काउंटलेस नाइट्स रहेगी जिसमें तुम जाग जाग के पढ़ाई करोगे, जो टेस्ट रहेगी जिसमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे, उसके बाद तुम खुद को इमोशनली स्टेबलाइज करोगे और उसको रिकवर करोगे। तुम्हें क्या बोलते हैं, कई बार ट्यूशन जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये सब तो स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल्स रहते ही है। तो आई थिंक वही स्ट्रगल्स शेयर करके मैं भी आया हूँ यहाँ तक के। एंड जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, तुम्हारे भी वही स्ट्रगल्स रहने वाले हैं जो मेरे जैसे। कुछ लोग के मेरे से ज़्यादा हो गए, कुछ लोग के मेरे से कम हो गए, पर हो गए सबके सिमिलर ही। इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज तुम अपने गोल के तरफ अच्छी तरीके से ध्यान लगा के मेहनत करो, तो मेहनत तुमको हमेशा कहीं ना कहीं लेके जाएगी। अभी तक डॉक्टर अनुज के व्हाइट कोट के पीछे की जिम्मेदारी, सेवा, चुनौतियां हमने तो देखी है। तो अब बढ़ते हैं ऐसे दूसरे मोमेंट की तरफ, वो उतना ही उनके लाइफ का सक्सेसफुल इवेंट जो कि यूट्यूब चैनल है। तो आपने यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट क्रिएशन है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से आपने स्टार्ट किया है? तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में अच्छे मार्क्स थे, मेडल्स भी थे। तो मैंने सोचा कि यही जो चीज़ें मुझे इन सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्ट गई हो, मैं मेरे जूनियर्स को हेल्प कर सकता हूँ इसमें पढ़ा के। तो उसी के लिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए। स्टार्टिंग में एजुकेशनल कंटेंट ही था, और जैसे जैसे मैं डालने लगा लोगों को पसंद आया, और लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर अभी बुक्स कौन सी पढ़े, अरे कैसे पढ़ाई करना, रिविजन कैसे किया। तो फिर उन सब पे वीडियोस बनाते बनाते एक ऑडियंस बन गई। ये कब से स्टार्ट किया आपने? मैंने प्रॉपरली जून 2019 से शुरू किया, पर उसके पहले भी मैं डालता था वीडियोस, वो जब मैं स्कूल का था तब डालता था। 19 मतलब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे शायद? मैं सेकेंड ईयर जस्ट शुरू हुआ था। सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था। एमबीबीएस का सेकंड ईयर मतलब हार्ड ही माना जाता है, पढ़ाई वढ़ाई रहती। हाँ। तो ये सब कैसे बैलेंस किया आपने, उस कंटेंट समय क्रिएशन, आई वॉज पढ़ाई? वेरी लकी कि बेस्ट थिंग हैपेंड वाज लॉकडाउन। कि जैसे ही मेरे वीडियोस को थोड़ा भी ट्रैक्शन मिला, मार्च 2020 के करीब, मैं 19 जून से शुरू किया, मार्च 2020 के समय मुझे ट्रैक्शन मिला, और तभी ही लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन आ गया, कॉलेज बंद हो गया, एंड मैं घर से वीडियोस बनाने में फोकस हो गया। और तब से आई थिंक 2 साल मैंने हर एक संडे डाला वीडियो विदाउट एनी मिस, और हर एक दिन मेरे दिमाग में वही चलता था, चलो नए वीडियोस बनाते हैं, कुछ नया सीखने मिल रहा था मुझे भी वीडियोस बना के। सो आई थिंक दैट वाज द केस कि लॉकडाउन के कारण मेरा स्टार्टिंग का स्ट्रगल वाला फेज निकल गया, एंड बाय द टाइम कॉलेज रीस्टार्ट हुआ तब तक मैं एक्सपर्ट बन गया था कि कैसे वीडियो बनाना है, मैनेज कैसे करना है, टाइम कैसे निकालना है। फिर थर्ड फोर्थ ईयर से अपने आप ही बैलेंस हो गई चीज़ें। जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो आपके दोस्त क्या सोचते थे इसके बारे में? मेरे दोस्त तो काफ़ी सपोर्टिव थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, दे वर वेरी सपोर्टिव कि अरे वाह वीडियो बना रहा है, ऐसा वैसा। मुझे ऑलमोस्ट सारे वीडियो मेरे शेयर करते थे उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने ऑल क्लोज फ्रेंड्स को। तो माय फ्रेंड्स वर रियली सपोर्टिव। एक्चुअली कुछ पहले फ्यू कमेंट्स इन माय फर्स्ट फ्यू वीडियोस कि मेरे सारे दोस्तों के ही कमेंट्स भरे हुए हैं। स्टार्टिंग में आपको फैमिली का सपोर्ट मिला, और मिला तो कैसे मिला? हाँ, मुझे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला स्टार्टिंग में, बिना उनके मेरे वीडियोस बने ही नहीं होते। तो सपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट था कि कभी मुझे रोका नहीं गया कि वीडियो क्यों बना रहा है। मेरे पापा मम्मी दोनों एक्साइटेड रहते थे कि इस हफ्ते ये वीडियो क्या डालेगा, एंड वो पूरे वीडियोस देखते थे स्टार्टिंग से एंड तक के, और उनको बहुत अच्छा लगता था कि चलो संडे को वीडियो आ रहा है, फ्राइडे को मैं देख लिया, और फिर वो डिस्कस करते थे कि अच्छा बनाया वीडियो, ऐसा किया, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट देना। पापा मेरे सारे थंबनेल्स मेरे पापा खींचते थे, फोटोज निकालते थे, और वो फिर मैं थंबनेल करके यूज़ करता था। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं। क्या कभी ऐसा कभी सोचा था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी या यूट्यूब चैनल मुझे तो कभी लगता नहीं कि क्या कभी आपने सोचा था कि आप इतने बड़े यूट्यूबर या सेलिब्रिटी बनोगे? यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं सेलिब्रिटी वगैरह, मैं तो अभी भी नहीं सोचता हूँ। आई एम जस्ट अ गाय हु मेक्स वीडियोस एंड लव्स मेडिसिन। बस मैं खुद को वैसे ही देखता हूँ, नॉट नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। तो जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। अगर नहीं भी होता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज फिलहाल कौन से कंटेंट पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल के साथ? फिलहाल मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, स्पेशली नीट पीजी के सेक्शन में, नीट यूजी के सेक्शन में। एंड आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन क्या बोलते हैं लाइफ एज अ डॉक्टर एज वेल, क्योंकि वो भी एक चीज़ है जिसे हमें बोलना ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेशेंट के लिए हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट करने के बारे में? हाँ यार, ये मेरे पास कई बार थॉट आता है, पर अभी वही है कि वो उतना टाइम नहीं है उनके उस सेगमेंट ऑफ लोगों के लिए वीडियोस बनाने का। सो एट दिस पॉइंट तो मेरा कुछ फोकस नहीं है, बट बहुत बार मैंने सोचा है कि इस पर अपन कुछ तो भी कुछ वर्क करते हैं।
So I am definitely going to do that after I am done with my first year. आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है एज ए यूट्यूबर? लॉन्ग टर्म विजन ऐसा कुछ है नहीं. आई जस्ट वांट टू कीप मेकिंग वीडियोस टिल इट्स फन. जब तक मुझे मज़ा आ रहा है, जब तक इंजॉयबल है, तब तक मैं बनाऊंगा. और दैट्स इट. आई डोंट हैव एनी रियल गोल्स कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स या इतना कुछ चाहिए. आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर माय फन. तो एंड इट इज़ हेल्पिंग पीपल अलॉन्ग द वे, सो दैट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट. अभी इतना बड़ा यूट्यूब पर भी आपका नाम बना है, तो इसका स्ट्रगल कैसा था यूट्यूबर इतना बड़ा बनने का? ये तो यार, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका बहुत लंबा आंसर भी हो सकता है. पर मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि YouTube रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी. तुम अगर डेली वीडियोस डालो, वीकली डालो, पर एक कंसिस्टेंटली तुम डालते रहो, तो ही तुम एक्चुअली YouTube पे ग्रो करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करते हो फॉर दैट मैटर. सो कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो मुझे याद है ना, अभी भी जस्ट बिफोर आई केम इनटू रेसिडेंसी, मैंने पूरा शेड्यूल बना के रखा था कि कौन से संडे को क्या वीडियो जाएगा, एवरीथिंग. सो बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस जाता है एक वीडियो बनाने का. यानी लाइटिंग, कैमरा, तुम्हारा सेटअप, तुम्हारा ऑडियो कैसा रहेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, बात करना, फिर वीडियो एडिटिंग कैसी होगी, कौन करेगा, पैसे भी लगते हैं वीडियो एडिटिंग को. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग टू मेक जस्ट वन वीडियो ऑफ 10 मिनट्स. तो मैं तो स्टार्टिंग में जब खुद एडिट करता था, तो एक वीडियो बनाने को 10 मिनट के 10 घंटे लग जाते थे. तो 1 आवर पर मिनट, दैट वाज द एडिट टाइम. और उस समय स्लो भी था, चीज़ें भी स्लो थी, बट धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सीखी, अपग्रेड हुआ, और उसके कारण सब चीज़ें इंप्रूव होते गई. सो आई थिंक दैट स्ट्रगल वाज मेनली टू स्टे कंसिस्टेंट ड्यूरिंग माई एग्जाम टाइम्स, ड्यूरिंग द टाइम्स वेयर कई सारे इनविजिबल स्ट्रगल्स होते हैं तुम्हारे, उसको भी फेस कर रहे हो तुम. सब कुछ करके भी मेक श्योर कि देयर इज अ वीडियो गोइंग लाइव. दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स. जब आपने वीडियो क्रिएशन स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो आपने ऐसा कभी सोचा क्या कि ये 4 लोग क्या बोलेंगे करके? ब्रो, मैंने तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ये लोग क्या बोलेंगे. मुझे पब्लिक ओपिनियन और इससे उतना कभी कुछ फर्क पड़ा नहीं है लाइफ में, क्योंकि आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई एम डूइंग. तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता. और मैं हमेशा से ऐसे बिलीव करता हूँ, जो लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हो, तुम्हारे नीचे ही रहने वाले हैं. वो तुमसे कभी, जो तुम्हारे से ऊपर है, वो हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऊपर खींच लेता है. तो अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ यूजलेस बोल भी रहा है विदाउट एनी सेंस, तो तुम्हें उतना माइंड करना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस. बिकॉज जब वो खुद उस लेवल पे है नहीं, तो वो कौन होता है तुम्हें बताने वाला. तो इसलिए मुझे कभी उतना फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई हेटर वेटर होते भी है तो सबके होते हैं, तुम्हारे भी हो गए. अगर तुम आगे बढ़ोगे लाइफ में, मास पब्लिक के साथ अगर तुम काम करोगे, तो 99% लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे, 1% लोग तुम्हारे अगेंस्ट रहेंगे. तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट 99%. वो 1% हर चीज़ में मिलेंगे. तुम अगर आइसक्रीम खा रहे हो, तो 10 लोग बोलेंगे वाह आइसक्रीम खा रहा है. एक इंसान आके बोलेगा कि यार इससे तो सर्दी हो जाएगी, क्यों खा रहा है. और बाकी 9 लोग की सुननेगा, वो एक की नहीं सुननेगा. तो तुम्हें मतलब 4 लोग सोचने ही वाले हैं. जो सोचना है, जो बोलना है, बोलेगे ही. बट तुम्हें अपना काम करते रहना है, और तुम्हें उनसे आगे निकल जाना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उनके आगे हो. तो वही है. अभी रेसिडेंसी में खुद के हेल्प को देखने में टाइम नहीं होता है, तो वीडियो क्रिएशन कैसे पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है रेसिडेंसी में वीडियो क्रिएशन. फर्स्ट ईयर में तो इम्पॉसिबल है. एंड ये मुझे पता था. इसलिए जब मैं रेसिडेंसी ज्वाइन करने वाला था, सो आई हैड 4 मंथ्स. मतलब काउंसलिंग शुरू हो गई, 4 महीने थे कॉलेज शुरू होने को. तो उस 4 महीने में मैंने करीब 65 वीडियोस बना के रख लिए कि जब मैं रेसिडेंसी में जाऊँगा फर्स्ट ईयर में, मैं हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज करूंगा. एंड मैंने वही किया. मैंने अराउंड 45 वीडियोस रिलीज भी कर दिया. और जो मुझे 20 ऐसे ठीक नहीं लगे, वो मैंने अभी भी रखे हुए हैं. अगर कभी टाइम आया तो वो भी रिलीज कर दूंगा. सो बेसिकली आई मेड अ लॉट ऑफ बैकअप कंटेंट टू make sure I put in residency before I actually started residency. So I think that was a very smart move. उसके कारण मेरा चैनल भी continuously चल ही रहा है. During residency period, I think I've gained like 3 lakh subscribers in the last 10 months. So I think that's a good amount, जबकि मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर. कभी ऐसा आपने सोचा है क्या कि कुछ स्पेशल डे है तो स्पेशल वीडियो डालेंगे, आज कुछ कम स्पेशल डे है तो ऐसा नहीं, मेरा ऐसे हमेशा से रहता है, कंसिस्टेंसी करो, बराबर संडे को वीडियो डाल दो, जिसे देखना हो देखेगा. अगर बहुत ही कुछ स्पेशल रहा तो आई ट्राई कि उसी दिन पे अगर बन पाए तो अच्छा है. बट ऐसे मैंने खुद को कुछ ऐसे ये नहीं किया कि स्पेशल डे है तो आज ही डालना है, क्योंकि मैं उतने ट्रेंडी वीडियोस बनाता नहीं हूँ यूजुअली. मैं अच्छे नॉर्मल किसी भी समय एवरग्रीन वीडियोस बनाता हूँ, कभी भी देख सकते हो तुम. कुछ इसके लिए डे नहीं लगता. जैसे आपने बताया कि स्पेशल डे रहा तो कुछ तो भी थोड़ा पर एक आधी बार स्पेशल बना एक आधी बार तो बनाया, डॉक्टर्स डे वगैरह के लिए बनाया है. पर मैंने एकदम ऐसे कभी मैं बाउंड नहीं रहा डेज के लिए. जैसे आपका कल का डे बहुत स्पेशल है, कल का आपका बर्थडे है, तो कल का स्पेशल क्या है? कल का कुछ यार मैंने ध्यान नहीं किया. मैंने रेसिडेंसी में मेरी सेकेंड लीव ली है फॉर माई एंटायर 9 months. ये मेरी सेकेंड छुट्टी है. पहली छुट्टी मैंने 2 दिन की ली थी.
अभी दूसरी बार ले रहा हूँ छुट्टी, तो बर्थडे के दिन ही छुट्टी ले रहा हूँ। देखते हैं, घर जाऊंगा, घर पे एंजॉय करूंगा, फैमिली रहेगी, सब लोग रहेंगे। तो यही प्लान है बेसिकली। थोड़ा कहीं कुछ बाहर खाने चले जाएंगे। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी इट। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा भाई एक्चुअली, आशुतोष, यू नो हिम। सो उसको डायरेक्ट फोन पे उसकी फ्लाइट की टिकट सेंड की बुक करके और मैं बोला अब तू आ रहा है नागपुर, ही लिव्स इन पुणे, तो अब वो आज रात में पुणे से नागपुर भी आ जाएगा। तब तो मेरी कैजुअलिटी रहेगी, मैं कैजुअलिटी से घर जाऊंगा, तो वैसा रहेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, कल क्या होगा। तो रियली नाइस। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। कल Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए कि रेसिडेंसी में आपको छुट्टी मिली, वैसे तो मिलती नहीं। इन एडवांस Exactly. मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ थैंक द यू डे। सो मच ब्रो। Subscribe to my channel.